हेलो। आई होप आप सबको वॉइस क्लियर होगी। सो वेलकम बैक टू द आई एम ब्लास्टर्स ऑफिशियल यूट्यूब ऐप। ये आपके ऐप है और ये वीडियो आपका यूट्यूब पे भी जाएगा। ये उन बच्चों के लिए भी है, एज अ डेमो जाएगा जो कि कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं। थोड़ी इन्फॉर्मेशन, अगर आप आईपी मैट और यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को टारगेट कर रहे हैं, so this is the spot for you. And if you can call us at 7524833567 for any details and query related to the courses or anything else you want to discuss. And most importantly, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा अपने कोर्स के बारे में, हम लोगों के जो कि आपको इस प्राइस पे हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं 4999 पे। इसके दो ऑप्शंस हैं, आप इसको वन टाइम भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप इसको दो ईएमआईज में भी पे कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडली, इस कोर्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो पहला उसका फीचर्स ये है कि आपको 200 प्लस आवर्स की कंटेंट मिलेगा, मतलब आपको 200 प्लस आवर्स की क्लास मिलेगी जो कि मैं, मानस सर, एलआर फैकल्टी एंड क्वांट्स मिलके पढ़ाएंगे आपको। सेकेंडली, आपको मिलेगा क्या, एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोग अपनी क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं, आपको पीडीएफ्स वगैरह मिलेंगे, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पे। थर्डली हमको क्या मिलेगा, थर्डली हमको मिलेगा वीकली टेस्ट। ये वीकली टेस्ट आपका कब होगा, जब एटलीस्ट 50% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी वीकली टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। हर 15 डेज में होंगे अभी फिलहाल। एंड जब आपका सिलेबस 50% कंप्लीट हो जाएगा तो आपको हर वीक मिलेगा टेस्ट। इस टेस्ट भी मिलेगा और प्लस इसका एनालिसिस भी मिलेगा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। टेस्ट आपका एक्चुअल एग्जामिनेशन के बेस पे ही बनेगा और उसका एनालिसिस भी आपको मिलेगा, ताकि आप ये प्रिडिक्ट कर पाएं, जज कर पाएं कि आप किस पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, ई बुक मिलेगी। क्या मिलेगा, ई बुक मिलेगी। अब ई बुक किस किस चीज़ की मिलेगी, सवाल ये उठता है। तो ई बुक आपको एलआर की मिलेगी और क्वांट्स की मिलेगी। आपको वर्बल एबिलिटी की ई बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसा मैंने सर से डिस्कस किया और सब कुछ बताया कि ई बुक की रिक्वायरमेंट वर्बल में है ही नहीं। वर्बल इज़ अ वेरी इजी थिंग। अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा चीज़ें, हम लोग बातचीत करेंगे इस बारे में कि क्या है कैसे है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा उतने तो मोर देन सफिशिएंट हैं। उसके आप अगर 70% भी कर ले गए तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट वर्बल एबिलिटी के लिए ई बुक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। हाँ, क्वांट्स एलआर के लिए होती है, बिकॉज जितनी ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे तो आपका आउटपुट अच्छा निकल के आता है। इसलिए क्वांट्स एंड एलआर की हम लोग वर्कबुक प्रोवाइड करेंगे, ई बुक प्रोवाइड करेंगे आपके लिए। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा यूट्यूब वालों के लिए, ठीक है। एंड जो ऐप पे हैं उनको भी लिंक मिल जाएगा। एक चीज़ और, टेस्ट सीरीज जो इसमें है, इस कोर्स की एक फीचर और है कि जो टेस्ट सीरीज है, क्या है, टेस्ट सीरीज, ठीक है, वो हम आपको इस कोर्स के साथ प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स हम लोगों ने बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे रखा है, इसीलिए टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल के लिए। ये चीज़ें ऐसी हैं। और थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम निशांत श्रीवास्तव और मैं आपको वर्बल एबिलिटी पढ़ाऊंगा, इंग्लिश, इन शॉर्ट मैं कहूँ तो इंग्लिश पढ़ाऊंगा। एंड आज हम लोग पहली क्लास करेंगे इंग्लिश की, जो कि नाउन टॉपिक को डेडिकेटेड है। और आज हम लोग फिलहाल नाउन के बेसिक्स पे फोकस करेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, क्लास 2 होगी, वहाँ से हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की बात करेंगे। लेकिन ये बेसिक पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर मैंने आपसे कहा एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपके सामने 10 लिस्ट ऑफ नाउन दे दी और कहा कि इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन निकालो और आप नहीं निकाल पाए, वो चीज़ आपको आगे क्वेश्चन करने में हैम्पर करेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ये पूरा करिकुलम बनाया गया है, डिसाइड किया गया है कि आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाए एग्जाम से रिलेटेड। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो करिकुलम है सिर्फ आईपी मैट के लिए नहीं है, ये आपके हर यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जहाँ पे इंग्लिश आती है, चाहे वो सीयूटी हो, चाहे वो कोई एग्जाम हो, एनएफएसयू वगैरह का हो,
आपको हर जगह ये चीजें काम आएंगी, यहाँ के क्वेश्चंस काम आएंगे, यहाँ की चीजें काम आएंगी। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती क्या है, कोई भी चीज शुरू करने से पहले हम लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। तो वो कहाँ से पता चलेगा, वो पता चलेगा सिलेबस से। तो आइए देख लेते हैं एक बार सिलेबस क्या कहता है। सिंपल सी बात है, इसमें मैं कुछ टॉपिक्स पे लगाऊंगा टिक, वो आपके बन जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जिन पे नहीं लगाऊंगा उसका मतलब ये नहीं कि वो अनइम्पॉर्टेंट है, वो लेसर इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाएंगे। सो टिक में सबसे पहला आपका वोकैब वाला पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला पार्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही कवर हो जाएगा आपका। टेंसेस भी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, और चौथा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। ये जो नीचे 3 कैटेगरीज दिए हैं, ये आपके क्या हैं, ये आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनेशन में आते हैं। अब ये 3 ही टाइप क्यों लिखी हैं, एग्जामिनेशन में तो और भी टाइप आती हैं। ये 3 टाइप सिर्फ इसलिए लिखी हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में मेजरली पोर्शन कैरी करती हैं, इंक्लूडिंग आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इंक्लूड करके। अब जैसे इडियम्स है, फॉरेन वर्ड्स है, एनालॉजीज है, ये आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा टाइम बाय टाइम। कोर्स के साथ ही ये चीज़ें चलती रहेंगी ताकि आपकी वो प्रैक्टिस भी बनी रहे। एट द एंड ऑफ द सिलेबस फिर हम लोग इसकी प्रैक्टिस दबा के करेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ जाएंगे। फिलहाल मेरा ऐसा टारगेट है कि मैं आपको मेजरली पहले ग्रामर पढ़ाऊंगा, ग्रामर के साथ ही कुछ वोकैब का पोर्शन भी साथ में चलेगा आपका। एंड जब ये ग्रामर का पोर्शन खत्म हो जाएगा, हम लोग ग्रामर से मुक्ति पा जाएंगे, उसके बाद हम लोग इडियम्स, एनालॉजीज इन सब पे फोकस करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये भी एक मेजर पोर्शन पकड़ते हैं। सो ये आपका छोटा सा मैंने आपको सिलेबस बताया कि क्या है, क्या चीजें हैं। ये मैंने एक कंसाइज फॉर्म में लिखा है, सिलेबस बहुत ज्यादा है इससे। ऑब्वियसली पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, 8। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये आपकी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कि इसमें आती हैं, 8। सो टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं। अब ये सब्जेक्ट के साथ सिनेरियो क्या है, सबसे जरूरी चीज जानने वाली क्या है। ये एक वर्बल एबिलिटी सब्जेक्ट है, सबको पता होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन में बात करूं तो 3 आपके मेजर एग्जामिनेशन, एक आपका इंदौर, एक आपका रोहतक, और उसके बाद आपका जिप मैट। इंदौर में बात करूं तो ये आता है 45 क्वेश्चंस, रोहतक में 40 क्वेश्चंस, और जिप मैट में 34 क्वेश्चंस आते हैं आपके। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात हो गई, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है कैसा। अगर मैं आपसे बात कहूं तो ये सब्जेक्ट की एक खासियत है कि दिस सब्जेक्ट विल रिक्वायर लेसर ऑफ योर नॉलेज एंड कंपटीशन। मतलब क्या है, ये सब्जेक्ट जो है आपके लिए मेहनत कम मांगेगा, रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे देगा। मतलब अगर आप मेहनत कम करेंगे तो भी काम चल जाएगा, और आपको रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि आपकी एक्यूरेसी इस सब्जेक्ट में 100% होनी चाहिए। मतलब अगर इंदौर की मैं बात करूं तो आपके 45 सवाल अगर हैं, 45 क्वेश्चंस हैं, तो सारे के सारे सही होने चाहिए, बिकॉज दिस सब्जेक्ट डिजर्व्स दैट अटेंशन। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, ये सब्जेक्ट उस काबिल है कि इसमें इंदौर में 45 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, रोहतक में 40 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, और जिप मैट में 34 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ईजी है, इसीलिए मैं इसकी बुक भी नहीं प्रोवाइड कराई जा रही है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको करवा के दूंगा, क्योंकि हम लोग साथ में जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। ये सब्जेक्ट कंपेरेटिवली एलआर और क्वांट्स के काफ़ी ईजी है। थोड़ा फोकस की ज़रूरत चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं, चीज़ें हैं, लॉजिकली आपको इस सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा। क्योंकि मेरा अप्रोच पढ़ाने का जो है वो लॉजिकल अप्रोच है, मैं फंक्शनल ग्रामर की तरफ काम करता हूँ। बिकॉज मेरा मानना है कि अगर आप कॉन्सेप्ट्स को लॉजिकली समझेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा, ना कि रट्टाफिकेशन करेंगे। तो रट्टाफिकेशन को करेंगे बॉयकॉट, और आगे बढ़ेंगे कंसेप्चुअल वे ऑफ लर्निंग पे। सबसे पहली बात कि इंग्लिश क्या है। लोग कहेंगे कि इंग्लिश ये, इंग्लिश वो, इंग्लिश एक लैंग्वेज है ना, बेसिक है ना, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, ये तो सबको पता है। अच्छा, लैंग्वेज क्या है, दूसरा सवाल ये उठता है कि व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज आप कैसे डिफाइन करेंगे, जो हम बोलते हैं वो लैंग्वेज है, या जो हम सुनते हैं वो लैंग्वेज है।
जो हम बोलते हैं वो भी लैंग्वेज है, जो हम सुनते हैं वो भी लैंग्वेज है। लैंग्वेज को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूं तो जो भी चीज साउंड्स को प्रोड्यूस करती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड लैंग्वेज। जैसे ये भाई साहब, सबको पता होगा कौन है ये, तो इन्होंने भी अपनी लैंग्वेज में टुक 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 कुछ किया था मूवी के अंदर, है ना, कुछ बोला था, दूसरी पार्टी समझ भी रही थी, ट्रांसलेटर भी था वहाँ पे, तो ये अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, ये भी एक प्रकार की लैंग्वेज है। बाकी इंडिया में बहुत प्रकार की लैंग्वेज है, मराठी, बंगाली, उड़िया एंड थिंग्स ऑन गो ऑन, ठीक है। सो इंग्लिश इज ऑल्सो टाइप ऑफ लैंग्वेज विथ हैव सर्टेन साउंड्स रिलेटेड टू इट। अब इन साउंड्स की बात करें तो ये साउंड्स आपके दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक आपके आते हैं वॉवेल साउंड्स, वॉवेल साउंड्स, और दूसरे आपके आते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है। अब ये वॉवेल साउंड्स जो आपके होते हैं, याद रखिएगा ये वॉवेल साउंड्स की बात हो रही है, ना कि वॉवेल्स की बात हो रही है। तो ये आपके वॉवेल साउंड्स होते हैं 20 नंबर्स में, 20, और आपके जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं वो होते हैं 24। इन टोटल मैं बात करूं साउंड्स 44 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। साउंड्स टोटल 44 होते हैं, वॉवेल्स 20 होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स 24 होते हैं, ठीक है। अब इन साउंड्स को जब हम लोग कंबाइन करते हैं, मिक्स करते हैं, तो हमारे पास इंग्लिश लेटर, इंग्लिश के लेटर्स बनते हैं। जिन लेटर्स को हम लोग क्या कहते हैं प्यार से, उनको हम लोग कहते हैं अल्फाबेट्स। क्या कहते हैं, अल्फाबेट्स। अब ये अल्फाबेट के भी कुछ कैटेगरीज एंड थिंग्स हैं, क्या है देख लेते हैं एक बार। तो अल्फाबेट आपके भी दो प्रकार के हैं, क्या सबको पता है, एक वावेल है और एक कॉन्सोनेंट्स है। वावेल हमारे पास 5 नंबर्स में क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं। वावेल हमारे पास है ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावेल्स है ना हमारे पास। एंड कॉन्सोनेंट्स, बाकी बचे हुए कॉन्सोनेंट्स हैं कितने, 21। 21 में 5, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए अल्फाबेट, 26 हो गए। ये बच्चों वाली बात है, सबको पता होगी, इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई चीज नहीं है। बस ये सिंपल आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठाने के लिए है कि ये चीजें ऐसी ही हैं। वोवेल साउंड्स को कंबाइन कर, सॉरी साउंड्स को कंबाइन करते हैं तो मिट गया, सॉरी, हाँ, साउंड्स को कंबाइन करते हैं, कॉन्सोनेंट्स और वोवेल दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमें मिलते हैं अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स के नंबर 5 और ये 21 है, और बाकी सब हम लोगों को पता है कि 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ए टू जेड। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, क्योंकि पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो कि नाउन है। तो थोड़ा जान ले कि पार्ट्स ऑफ स्पीच चीज क्या, आखिर रिक्वायरमेंट क्यों है, क्या है इसका पर्पज है ना। सो यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल लिखा है, द अमित हैज कार इन हिज गैराज। अमित कार रखता है, या अमित के पास कार है किसमें, गैराज में। सिंपल इसका हिंदी मीनिंग यही है ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सवाल ये उठता है कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ सेंटेंस पढ़िएगा एक ये, that अमित हैज 3 कार्स इन हिज गैराज। अमित के पास 3 कार्स हैं गैराज में। अब ये जो वर्ड 3 है इस पे फोकस करिएगा, मैं इसको साइड में लिख रहा हूं, 3, THREE, ठीक है। अगर मैं इसकी हिंदी में बात करूं तो हिंदी में से क्या बोलते हैं, हिंदी में से कहेंगे 3, यही तो बोलेंगे 3। अच्छा, इंग्लिश में इसको और क्या लिख सकते हैं, थर्ड भी तो लिख सकते हैं, थर्ड। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, थर्ड को भी 3 ही बोलेंगे ना, कि तीनों 3, कुछ और बोल सकते हैं, 3 ही बोलेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में ये वर्ड्स दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हिंदी में ये एक ही वर्ड है। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन करना होता है थर्ड और 3 में, ये हम लोग किसकी हेल्प से करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की हेल्प से करते हैं। किसकी हेल्प से करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की हेल्प से करते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं, हम लोग को पता है 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। क्या होती हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अच्छा, आर्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन आर्टिकल जो है एडजेक्टिव की ही सब कैटेगरी है, इसलिए उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं लिया है, ठीक है।
अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें अमित जो है वो नाउन हो गया, हैज वर्ब हो गया, सबको पता होगा कार भी एक नाउन हो गया, बाकी ये वर्ब की कैटेगरी है और ये भी एक नाउन है। तो सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस आप ले लीजिए, किसी प्रकार का भी सेंटेंस ले लीजिए, एनी टाइप ऑफ सेंटेंस यू टेक, कोई ना कोई हर वर्ड एक पार्ट ऑफ स्पीच को डिनोट कर रहा होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये दो आपके पास छोटे छोटे से सवाल हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एरर फुल है और कौन सा एरर लेस है। ठीक है, पहला है कि आई नो द प्रेजेंट प्लेयर्स और दूसरा है आई नो द प्लेयर्स प्रेजेंट। अब अगर हिंदी में इसका अनुवाद करेंगे तो आपको लमसम इन दोनों की मीनिंग सेम ही लगेगी, लेकिन इंग्लिश में ये दोनों ही एक डिफरेंट मीनिंग को डिस्टिफाई करते हैं। पहले की मीनिंग होगी आई नो द प्रेजेंट प्लेयर्स, मैं जो अभी प्रेजेंट के प्लेयर्स हैं, मान लीजिए क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट में 11 प्लेयर्स हैं, आज की टीम जैसे आज इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, ठीक है, उसकी एक डेफिनेट टीम होगी। तो कोई बंदा अगर ये कहे कि आई नो द, मैं जो अभी के प्रेजेंट प्लेइंग नंबर्स 11 है उनको जानता हूं, तो आई नो द प्रेजेंट प्लेयर्स, ये पहले स्टेटमेंट की मीनिंग हो गई। दूसरे स्टेटमेंट की मीनिंग क्या होगी, आई नो द प्लेयर्स प्रेजेंट, मतलब जो प्लेयर्स खेल रहे हैं मैं उनका प्रेजेंट जानता हूं। जैसे कि कभी कभी कहा जाता है कि ना, मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में जानता हूं, तुमने बहुत खतरनाक काम किए हैं अपने पास्ट में, कहते हैं ना लोग। सो वैसे ही ये भी है कि आई नो द प्लेयर्स प्रेजेंट, मैं प्लेयर्स के प्रेजेंट के बारे में जानता हूं, यहां पे ये कहना चाह रहा है। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ये दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल ही सही हैं, इनमें कोई एरर नहीं है, दोनों में मीनिंग का डिफरेंस है, बाकी ये दोनों ही सेंटेंस 100% करेक्ट हैं। आप लोग इसको अभी नोट ना करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग सिर्फ सुने। नोट आप लोग तब करेंगे जब इस वीडियो को आप लोग फिर से दोबारा देखेंगे, दोबारा देखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। सो ये इंपॉर्टेंट है, नोट करने के लिए आप लोग दोबारा देखें और तब नोट करें, तो आपको वो चीज़ें अच्छे से रिवीजन भी हो जाएंगी, एंड प्लस जो कॉन्सेप्ट मिस हो गए हैं, कुछ चीज़ भूल गए हैं, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, तो वो आप टीचर से पूछ भी सकेंगे। तो इससे दो फायदे हैं। सो बेटर अभी आप सुनिए एंड देन उसके बाद आप दोबारा वीडियो को प्ले करके इसको नोट डाउन करिएगा। अब मैं बात करता हूँ ग्रामर के बारे में। सबसे नाउन से पहले सबसे भाई छोटी छोटी चीज़ों की बात करनी पड़ेगी ना, कि ग्रामर क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है ना। तो ग्रामर, सबसे पहले बताइए ग्रामर की स्पेलिंग सही लिखी कि गलत। जो लोग लाइव देख रहे हैं वो लाइव बता देंगे, जो लोग नहीं देख रहे हैं वो लोग बाद में अपने आप को पॉज करके बताएंगे गलत है कि सही है। देखिए ये ग्रामर की स्पेलिंग 100% सही है, क्योंकि हम लोग ग्रामर की स्पेलिंग जनरली लिखते हैं GRAMMER, जो कि गलत होती है, GRAMMAR सही होती है। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। अब वर्ड क्या होता है, वर्ड यूनिट ऐसी यूनिट होती है जो कि अल्फाबेट्स को कंबाइन करके बनती है, और क्या होती है, मीनिंगफुल होती है। ये इसका मीनिंग होता है, मीनिंगफुल होती है, ठीक है। तो वो वर्ड कहलाता है। क्या होता है, फिर से सुनिएगा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स विद अ मीनिंगफुल ऑर्डर। मीनिंगफुल, ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स है, मीनिंग होगी। उसके बाद वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, बनता है फ्रेज। देखिए लिखा भी है फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। फ्रेज के केस में क्या होगा, मीनिंग आपकी जो है वो कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है, विदाउट कंप्लीट मीनिंग। जैसे एग्जांपल बात करूं मैं, तो कह रहा है टू ओपन अप, भाई क्या ओपन अप, क्या चीज ओपन करनी है, क्या ओपन अप करनी है, ठीक है, कुछ नहीं बता रहा है, किसको ओपन अप करना है ये भी नहीं बता रहा है। सेकेंड, टू पुट आउट, क्या पुट आउट करना है। आप जब भी क्वेश्चन पूछेंगे उसको आपको आंसर नहीं मिलेगा, तो वो एक फ्रेज की कैटेगरी में आता है। अब यह बेसिकली ये समझिए, बाकी फ्रेजेस के बारे में जब हम लोग बात करेंगे डिटेल्ड में, तब आपको समझ में आएगा कि ये हाँ ये फ्रेज है, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, ये एक वर्ड है। ये चीज़ें आपको बेहतरीन वहाँ पे समझ में आएंगी जब हम फ्रेजेस की बात करेंगे। अच्छा, जैसे ही वर्ड्स का ग्रुप फ्रेज बनाता है, वैसे फ्रेज का ग्रुप सेंटेंस बनाता है, ठीक है। अच्छा, सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस में हमेशा याद रखिएगा, सेंटेंस फ्रेजेस ये वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसमें मीनिंगफुल तो होता ही है, उसकी एक मीनिंग तो निकल के आनी ही चाहिए, लेकिन उसका ऑर्डर भी मेन मैच मतलब रखता है। देखिएगा मैं बताता हूं आपको, ये देखिए, कंप्लीट मीनिंग तो होनी ही चाहिए, लेकिन करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी होना चाहिए। वर्ड्स का करेक्ट अरेंजमेंट नहीं होगा तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं। सेंटेंस की ये बेसिक नेसेसिटी है, तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। थोड़ा पीछे आते हैं,
और सेंटेंस के जो कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं उसको क्लॉजेस कहते हैं। अब ये क्लॉज क्या है इसके बारे में डिटेल्ड हम लोग बात करेंगे आगे, जब हम लोग टेंस और वर्ब वगैरह पढ़ेंगे वहां पे हम लोग इसके बारे में इत्मीनान से बात करेंगे, क्योंकि क्लॉज का पार्ट वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो देखते हैं, वही सेंटेंस मैंने बताया जिसकी कंप्लीट मीनिंग हो और करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। अब इसका भी स्ट्रक्चर भी होगा, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर है इसका? ये स्ट्रक्चर देखिएगा ध्यान से कि भाई सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यही तो होता है स्ट्रक्चर, बेसिक सबको पता होगा, बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, बिल्कुल है ना। अब मुझे बस एक सवाल का जवाब दीजिएगा, ये जो आपके सब्जेक्ट हैं और भाई साहब ये जो आपके ऑब्जेक्ट हैं, ये किसके होते हैं? सब्जेक्ट किसका होता है और ऑब्जेक्ट किसका होता है, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। कमेंट करके बताइए, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, ऐप पे देख रहे हैं तो भी कमेंट करके बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसके होते हैं। मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये एग्जाम्पल देखिए। ही वेंट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, ये एक बेसिक एग्जाम्पल है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, बता पाएंगे? अगर मैं बात करूं तो ही हमारा सब्जेक्ट है, वेंट हमारा वर्ब है, टू प्रीपोजिशन वगैरह में आ गया, और एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि ये जो सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये किसके होते हैं? ये भैया वर्ब के ही होते हैं। किसके होते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब के होते हैं और किसी चीज के नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। अभी वर्ब और नाउन के बारे में मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज बताऊंगा आगे, लास्ट में वो होगी, आपको पता चलेगा कि वर्ब और नाउन में कैसे चीजों को चेंज करते हैं, बात करेंगे उसके बारे में। फिलहाल अभी टॉपिक शुरू करते हैं अपना आज का, जो कि है नाउन। अब यहाँ पे नाउन की हमने दो डेफिनेशन लिखी है। पहला क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, मैं इधर आ जाता हूं, इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसके आगे लिखा है ओल्ड, और नेमिंग वर्ल्ड के आगे लिखा है न्यू। अब ये भैया ओल्ड और न्यू क्या है? कुछ नहीं, डेफिनेशंस का फर्क। देखिए, जो हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे या नाउन के बारे में पढ़ेंगे वो एक फंक्शनल लेवल में पढ़ेंगे। जो 12th तक पढ़ते थे वो एकेडमिक लेवल था। अभी फंक्शनल, फंक्शनल क्या होता है? फंक्शनल का मीनिंग है उसके यूजेस पे फोकस करेंगे, ना कि सिर्फ पढ़ने पे, ठीक है। तो जब भी हम चीजों का फंक्शनल लेवल पे यूज करते हैं तो डेफिनेशन पुरानी वाली तो नहीं चलेगी, ऑब्वियसली, ये हम लोगों ने पढ़ी होगी ना। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये बहुत पुरानी डेफिनेशन है। तो अब मॉडिफिकेशन हो गया, फंक्शनल लेवल पे क्या हो गया? नाउन की डेफिनेशन क्या आ गई? इट इज द नेमिंग वर्ड। हमने क्या कहा? इट इज द नेमिंग वर्ड। ये नाउन की डेफिनेशन हो गई, सिंपल सी बात है। व्हाट इज नाउन? नेमिंग वर्ड। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि नाउन तो भाई है नेमिंग वर्ड, ठीक है, नाउन को पहचानेंगे कैसे? कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ड जो है एक गिवन सेंटेंस में एक वर्ड है वो नाउन ही है? ये भी तो हो सकता है वो वर्ब हो। तो उसको पहचानने के लिए बॉक्स में कुछ तरीके लिखे हैं, देखते हैं क्या है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, ये टॉपिक यहाँ पे पेन कलर में चेंज किए ले रहा हूं। सो विजिबल थिंग्स पहला कह रहा है, जो भी चीजें आपको विजिबल हैं वो नाउन की कैटेगरी में आएंगी। जो भी चीजें फेल्ट कैटेगरी में, फेल्ट हैं, आपको फेल्ट हो रही हैं, मतलब महसूस हो रही हैं, जैसे फीलिंग, एक्शन, स्टेट या क्वांटिटी। फीलिंग क्या है? आपको कुछ फील हुआ, जैसे आपको ठंड फील हुई या आपको गर्मी फील हो रही है ना। एक्शन, किसी ने आपको खींच के थप्पड़ मारा तो वो एक्शन हुआ ना, वो भी आपको फेल्ट हुआ, थप्पड़ आपके गाल पे फेल्ट हुआ। वहीं अगर स्टेट की बात करूं, किसी ने आपको बहुत ही शॉकिंग न्यूज दे दी, आप शॉक्ड हो गए बिल्कुल कि ये क्या हो गया, तो वो स्टेट हो गई। और क्वालिटी, क्वालिटी का मीनिंग आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट में इसका यूज है कि क्वालिटी क्या होती है, कि किसी भी चीज को महसूस करने की क्वालिटी कहा जाए। तो जैसे सीनरी वगैरह आती है इसमें, मैं आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करूंगा एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी में, ठीक है। अब फेल्ट ओनली को याद करने के लिए, इसकी चार कैटेगरीज को याद करने के लिए सिंपल आप याद रखिए, FAQS होता है ना, FX। और तीसरी चीज क्या होती है नाउन के आइडेंटिफिकेशन के लिए? यूनिट, कोई भी चीज यूनिट जो कि काउंट की जा सकती है या फिर मेजर की जा सकती है। ऐसी कोई भी चीज जो कि काउंट की जा सकती है या मेजर की जा सकती है वो नाउन की कैटेगरी में आता है। ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब लेकिन सर इतने सारे आइडेंटिफिकेशन आप कैसे पहचानोगे? मान लो कोई चीज फेल्ट ओनली में आई और आपको पता ही नहीं चली कि ये फेल्ट ओनली में है, तो कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए ये छोटी सी ट्रिक है। अब ये ट्रिक क्या है? जब भी कोई सेंटेंस आए और आपसे पूछे कि भैया इसमें नाउन क्या है, तो सिर्फ आप ये सवाल पूछना,
व्हाट, हु और व्हेन। क्या पूछोगे आप? व्हाट, हु, व्हेन। ये 3 सवाल पूछना, अगर इसका आंसर आपको मिल रहा है तो वो नाउन वर्ड है, और अगर नहीं मिल रहा है तो वो नाउन नहीं है। अब इन चीजों को जरा, इस ट्रिक को यहां पे लगा के देखते हैं इन सेंटेंसेस पे, कि क्या वो सेट बैठ भी रहा है, काम भी आ रहा है, कि हवाबाजी सिर्फ। तो देखते हैं हवाबाजी है कि नहीं है। ठीक है, ओके। ये सेंटेंस आपको नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है, ओके ठीक, फाइन। सो देखिए, पहला सेंटेंस है हीना वांटेड कार्स। सवाल पूछिए ना, व्हाट या हु वांटेड कार्स। आया आंसर हीना, तो ये नाउन हो गया। हु वांटेड व्हाट, हीना वांटेड व्हाट, अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो आएगा कार्स। अच्छा, वांटेड क्या होगा, बता सकते हैं आप लोग? वांटेड से कुछ हु व्हाट व्हेन का आंसर मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये फिलहाल वर्ब है आपका, जानकारी के लिए आपकी वर्ब है, लेकिन आपको मार्क नहीं करना है। नेक्स्ट सेंटेंस में आएंगे। कह रहा है पॉवर्टी कॉजेज डेथ। व्हाट कॉजेज डेथ? पॉवर्टी, तो ये नाउन हो गया। अच्छा, व्हाट कॉजेज व्हाट, मतलब पॉवर्टी कॉजेज व्हाट, तो क्या हो गया? डेथ। डेथ भी तो एक नाउन हो गया। टुमारो नेवर कम्स, जैसे ऊपर था ना, तुम पॉवर्टी कॉजेज डेथ के लिए व्हाट पूछा गया, वैसे टुमारो के लिए पूछा जाएगा व्हाट नेवर कम्स, टुमारो नेवर कम्स, तो इसका क्या हो जाएगा? ये नाउन हो जाएगा। नेवर हमारी है। अच्छा, कम्स क्या होगा, बता सकता है कोई? कम्स क्या होगा? कम्स से कोई क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है? व्हाट का मिल रहा है? नहीं। हु का मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, व्हेन का मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। तो कम्स क्या होगा? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कम भी एक वर्ब की कैटेगरी में आता है, जो कि कम का ही एक फॉर्म है। ठीक है, कम का फिफ्थ फॉर्म लगेगा ये। ठीक है, याद रखिएगा, फिफ्थ फॉर्म है ये। अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? ऑनेस्टी इज द बेस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट व्हाट पॉलिसी, तो पॉलिसी भी तो नाउन हो जाएगा। अच्छा, ये बेस्ट आगे लगा, ये क्या चीज है? नाउन को जो चीज मॉडिफाई करती है वो कहलाती है एडजेक्टिव। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहा है लव चेंजेस अ मैन। क्या कह रहा है? लव चेंजेस अ मैन। व्हाट चेंजेस अ मैन? लव। एंड व्हाट चेंजेस होम? यहां आंसर, सॉरी, हु, हु का आंसर मिलेगा मैन से, तो ये हो गया नाउन। उसके बाद श्रेया किल्ड अ डॉग। श्रेया ऑब्वियसली नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। हु किल्ड, और किसको मारा? डॉग को मारा, व्हाट की कैटेगरी आ गई ना। लास्ट में शी लव्स हर वर्क। शी, फिर से वही बात, पेन यहाँ चल नहीं रहा है, वो नो पेन जोन में है। फिलहाल लोग पढ़िए, शी जो है लव्स, शी लव्स हर वर्क। शी, हु लव्स हर वर्क? शी, तो शी नाउन हो गया। लव्स हर वर्क, वर्क की बात अगर मैं करूं, वर्क क्या है? वर्क की कैटेगरी में आ गया ना, तो ये भी एक नाउन ही तो हो गया। तो यहां से हमने जाना कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके प्रोसेस क्या है, उसकी ट्रिक क्या है, और कुछ सेंटेंसेस में हम लोगों ने अप्लाई भी किया। इस तरीके से आप नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो बेहतर तरीके से समझेंगे कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करना है और उसके यूज में कैसे लाना है। स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। अगर ये स्लाइड्स मैंने आपके इसलिए बना दी है बिकॉज अगर मैं लिखने पे आ जाऊंगा ना, तो यही लेक्चर जो अभी 1 घंटे का होने वाला है, आधे घंटे का होने वाला है, वो 2-3 घंटे खिंच जाएगा। सो लिखने से टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए, और फिर हो सकता है आपको राइटिंग भी ना समझ में आए। तो इस वजह से मैंने इसको पीपीटी फॉर्म में बना दिया, ताकि आपको समझ में भी आए, आप सीख सके, और आपका टाइम भी कम वेस्ट हो, क्योंकि टाइम इज मनी। आपके लिए तो बिल्कुल है, और मेरे लिए भी है। सो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, कि क्या क्या टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। सबको पता है, अब ये जो पार्ट है ये सबको पता होगा। इसमें से कुछ चीजें हैं जो मैं आपको मार्क कराऊंगा, वो आप जरूर मार्क कर लीजिएगा, उसको जरूर अपने पॉइंटर्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि वो आपको आइडेंटिफिकेशन में काम आएगा। ठीक है, सो चलते हैं। पहला है आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन सबको पता है, किसी पर्सन या किसी पर्टिकुलर का स्पेसिफिक नाम अगर मैं बात बोलूंगा, नेम बोलूंगा, तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। बिल्कुल सही बात है। इनिशियल लेटर कैपिटल होगा, अपर केस में होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई किसी का नाम है ना, अगर मैं कहूँ अमित, या यहाँ पे जैसे कहा गया ग्रेट खली, जो रोगन, अमित कहा गया है जैसे, तो अमित एक नाम है, नाम का पहला लेटर तो कैपिटल होगा। मैंने कहा इंडिया, क्या कहा मैंने? इंडिया, इंडिया में आई कैपिटल होगा ना, ऑब्वियसली। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हम लिख लीजिएगा आप लोग। क्या?
नो यूज ऑफ आर्टिकल्स इन द फर्स्ट प्लेस बिफोर इट। किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे हम लोग आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। याद रखिएगा, आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एन दा का यूज नहीं करेंगे। लेकिन आर्टिकल्स में भी हम लोग स्पेसिफिकली प्रॉपर नाउन की अगर बात करें तो दा का यूज तो कर सकते हैं, ए एन का यूज नहीं करेंगे स्पेसिफिकली, क्योंकि दा का आर्टिकल्स में बहुत ही स्पेशल रोल प्ले करता है। अब ये क्यों प्ले करता है, क्या प्ले करता है, ये आपको आर्टिकल चैप्टर में बेहतर समझ में आएगा, बिकॉज उसकी कहानी पूरी एक लंबी चौड़ी है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना समझिए, आपके लिए आर्टिकल्स ए एन है प्रॉपर नाउन में, जो कि इसमें नहीं आता है। अब एग्जाम्पल इसके देख लीजिए, छोटा सा एग्जाम्पल है, द जो रोगन शो कह रहा है वो। ठीक है, जो कैपिटल कैपिटल, द ग्रेट खली, जो रोगन शो, द, है ना। सो इस चीज का अब आप ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दा है, यहाँ पे भी दा है। इसकी कहानी आपको कहाँ पता चलेगी, आर्टिकल चैप्टर में पता चलेगी। जब आर्टिकल्स की हम लोग बात करेंगे तो मैं आपको तब याद दिलाऊंगा कि मैंने नाउन में ये बात कही थी, ये एग्जाम्पल दिए थे। इसको लिख के रखिएगा और इस पे एक क्वेश्चन मार्क भी लगाइएगा आर्टिकल्स का, ताकि आप जब आपके हम लोग बात करेंगे तो इस बारे में पूछना आप, मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीजें हैं, क्यों हम लोग दा यहाँ यूज कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरा नाउन का टाइप है हमारे पास कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन जनरल नेम को रिप्रेजेंट करता है या फिर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, किसी कैटेगरी को, जैसे बॉय। अब बॉय तो बहुत से प्रकार, बहुत से हो सकते हैं ना भाई, मैं भी एक बॉय हो सकता हूँ या मैन हो सकता हूँ, कोई और भी बंदा हो सकता है। गर्ल की कैटेगरी होती है। सो ये देखिए एग्जांपल मैंने आपको दे भी रखे हैं ना, तो ये कॉमन नाउन आते हैं। ऑब्वियसली जब अगर प्रॉपर नाउन नहीं, किसी का नाम नहीं है, तो ये इनिशियल लेटर्स का लोअर केस में होगा। सही है, ये आपको अंडरस्टूड है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर से इसमें क्या है, इसमें दा आ रहा है, ध्यान रखिएगा। ए और ए एन दा मतलब आर्टिकल्स जो है कॉमन नाउन के साथ लगते हैं, याद रखिएगा, आर्टिकल्स कॉमन नाउन के साथ लगते हैं। ठीक है, और ये कुछ बेसिक कॉमन नाउन है, क्या है, अ बॉय, अ गर्ल, अ टीचर, अ सिटी, अ शिप। ठीक है, सब में देखिए आर्टिकल लगाना आगे, तो कॉमन नाउन में हम लोग आर्टिकल्स लगाते हैं। अब एक छोटा सा नोट है, ये नोट क्या कह रहा है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नोट का थोड़ा सा जान लीजिए। एक्चुअली क्या होता है ना, प्रॉपर नाउन में भी हम लोग कभी कभी आर्टिकल्स लगा सकते हैं। अरे सर आप ये क्या बात कह रहे हैं, आप लोगों के मन में तो यही आ रहा होगा ना, सर आप ये क्या बात कह रहे हैं, अभी तो आपने कहा कि प्रॉपर नाउन में क्या हो, आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, और अभी आप कह रहे हैं आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। हाँ तो भाई नहीं करते हैं जनरली, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस में कर सकते हैं, जिसमें कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। देखते हैं क्या है वो, बहुत छोटी छोटी बात है, चलिए समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्टिकल्स का यूज हम लोग प्रॉपर नाउन में तब करते हैं, ध्यान से सुनिएगा फिर से, आर्टिकल्स का यूज प्रॉपर नाउन में तब करते हैं जब प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन बिहेव करता है। क्या करता है, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह बिहेव करता है। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह कैसे बिहेव कर सकता है, जैसे एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि भाई यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, तुम बिल्कुल सलमान खान के जैसे दिखते हो। मैंने किसी से कहा कि यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, यू आर लुकिंग लाइक सलमान खान, तो ऐसा तो नहीं मैं सलमान खान की बात कर रहा हूं एग्जैक्टली, मैं सलमान खान मेरे सामने खड़ा है, आई एम सेइंग दैट, मैं किसी पर्सन को एज अ सलमान खान डिनोट कर रहा हूं कि भाई आप सलमान खान जैसे दिखते हो, यू लुक लाइक सलमान खान। यहाँ पे सलमान खान हमारा प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसका यूसेज जो है एज अ कॉमन नाउन किया गया है, कि मैंने कह दिया कि भाई फला जो है वो उनको सलमान खान दिखते हैं, तुम बिल्कुल तेंदुलकर की तरह खेलते हो, कहते हैं ना कि यू प्ले लाइक तेंदुलकर। सो यहाँ पे हम लोगों ने सलमान खान, तेंदुलकर को नाउन एग्जैक्टली प्रॉपर है, लेकिन यूज कैसे किया है, इसको कॉमन नाउन के तरीके से यूज किया है। इसीलिए हमने इसमें क्या ऐड किया है, इसीलिए हमने इसमें आर्टिकल्स ऐड किए हैं आगे, क्योंकि यहां पे ये प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन ट्रीट किए गए हैं, इसलिए आगे इसके आर्टिकल लगा है। तो एग्जाम्पल है, यू आर अ सलमान खान, तुम सलमान खान जैसे हो। ठीक है, यू आर अ तेंदुलकर, तुम तेंदुलकर जैसे हो, वो कहना चाह रहा है यहाँ पे, ये नहीं कह रहा तुम तेंदुलकर हो, याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट नाउन को देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट नाउन आपका है मटेरियल नाउन, बड़ा
सिंपल सा बड़ा सीधा साधा नाउन है, ये बहुत मोहब्बत में रहता है। इट इज अ नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस, किसी भी मैटर, किसी भी चीज या फिर सब्सटेंस के नाम को हम लोग कहते हैं क्या, मटेरियल नाउन कहते हैं। अब इसमें भी क्या है, आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है, इसको लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल गोल्ड, कॉटन, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक एक्सेट्रा। ठीक है, अब लगा के देख ले रहे हैं क्यों नहीं हो रहा है ना। क्या गोल्ड की जगह आ गोल्ड लिख सकते हैं, एक गोल्ड लिख सकते हैं? आप क्या मेजर कर सकते हैं वो चीज, नहीं ना। तो ऑब्वियसली ए गोल्ड, अ प्लेटिनम, एन क्या कहते हैं, एन एल्यूमिनियम नहीं लिख सकते ना। तो ऑब्वियसली इसके आगे हम लोग इसीलिए आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। अब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात रिगार्डिंग लास्ट नाउन, देखिएगा। नहीं, इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट भी है, हाँ। कलेक्टिव नाउन की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन कह रहा है इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। मतलब किसी सिमिलर चीजों को, ग्रुप को हम लोग अगर एक ग्रुप में रख दें या उनके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। पहले आइडेंटिफिकेशन वगैरह समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल्स का क्या फंडा है ना, हम लोग यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। वो हमारे नीड पे डिपेंड करता है, कि सेंटेंस की नीड पे डिपेंड करता है कि वहां पे हमें यूज करना है कि नहीं करना है। वो सेंटेंस डिसाइड करेगा कि आर्टिकल्स यूज होंगे या नहीं होंगे। यहाँ पे हम लोगों को खुली छूट मिली है कि हम लोग आराम से इसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे, अगर आर्मी की बात करें, सो आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के ग्रुप को ही आर्मी कहते हैं ना। और वहीं स्कूल में, स्कूल की बात करें अगर हम, तो स्कूल में क्या होता है भाई, स्टूडेंट्स होते हैं तभी तो उनसे मिलके एक स्कूल बनता है, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अब गैलेक्सी की यही बात करें तो गैलेक्सी इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। एंड फ्लीट, फ्लीट क्या होता है, ये वर्ड आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, नहीं सुना तो जानिए। फ्लीट इज अ ग्रुप ऑफ शिप्स, जब बहुत से, बेड़ा सुना है, शिप का बेड़ा, वही फ्लीट कहलाता है। तो जहां ग्रुप ऑफ शिप्स होते हैं उसे कहते हैं
हाँ, तो आई होप आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। चलिए देखते हैं क्या चीज़ है ना। पहला वर्ड हमारे पास है, क्या साउंड से आपको क्लियर आ रहा है? अगर साउंड का इश्यू हुआ है मान लीजिए, सो जो भी पोर्शन रह गया मैं फिर से पढ़ा दूंगा, डैट नॉट इशू, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं गर्ल की, गर्ल आपका क्या है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। तो गर्ल आपका कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। अगर वो कॉमन नाउन है तो क्या होगा? काउंटेबल होगा। काउंटेबल लिख दो। सुमित, सुमित इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। अगर वो पर्सन का नाम है तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। अगर वो प्रॉपर नाउन है तो वो किसकी कैटेगरी में होगा? अनकाउंटेबल की कैटेगरी में होगा, तो इसको अनकाउंटेबल लिख दो, ठीक है। वहीं पेंसिल की बात करेंगे, पेंसिल क्या है? पेंसिल एक कॉमन नाउन है। अगर कॉमन नाउन है तो किसकी कैटेगरी में आएगा? काउंटेबल। चाइल्डहुड की बात करेंगे, अगर हम लोग चाइल्डहुड की बात है, चाइल्डहुड अभी हम लोगों ने देखा था, कहाँ देखा था याद है आपको? मैं दिखाता हूं, देखिए। चाइल्डहुड किसके आगे हुड लगता है? इसके आगे एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी है। अगर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी है तो काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में आना चाहिए, तो इसके आगे अनकाउंटेबल लिख देंगे। सेम फॉर पेन, अगर पेन की बात करें तो पेन एक कॉमन नाउन है। अगर वो कॉमन नाउन है तो इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे? काउंटेबल लिख देंगे। वहीं अगर रमेश की बात करें, रमेश एक नेम ऑफ अ पर्सन है, प्रॉपर नाउन है। अगर प्रॉपर नाउन है तो अनकाउंटेबल हो जाएगा, ये अनकाउंटेबल हो जाएगा, हाँ अनकाउंटेबल हो जाएगा। वहीं मर्क्यूरी की बात करें, मर्क्यूरी एक मटेरियल, अगर मटेरियल है तो अनकाउंटेबल हो जाएगा। प्लेटिनम भी मटेरियल, अनकाउंटेबल हो जाएगा। शुगर भी मटेरियल है तो अनकाउंटेबल हो जाएगा। ट्रैफिक क्या है, बता सकता है कोई? ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक हमारा कॉमन नाउन आएगा। अगर वो कॉमन नाउन है तो ये काउंटेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। वहीं स्टूडेंट की बात करें, स्टूडेंट भी कॉमन नाउन है, काउंटेबल। वाटर की बात करें तो वाटर एक मटेरियल नाउन है जो कि अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएगा। सीनरी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसे पता चलेगा? देखिए, ये देखिए आरवाई है ना, सीनरी में लास्ट में सफिक्स लगा आरवाई, देखिए सफिक्स लगा आरवाई, क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट हुआ। अगर एब्स्ट्रैक्ट हो तो क्या होगा? ये अनकाउंटेबल होगा। पोएट्री की बात करें, सेम आरवाई लिखा है, अनकाउंटेबल होगा। पॉवर्टी की बात करें, टीवाई लगा है, सेम अनकाउंटेबल होगा। मैनेजमेंट की बात करें, एमईएनटी लगा है, सेम एब्स्ट्रैक्ट होगा तो अनकाउंटेबल होगा। बाइक की बात करें, क्या होगा? ये बाइक कॉमन नाउन होगा। अगर बाइक कॉमन नाउन है तो क्या होगा? काउंटेबल हो जाएगा। पोल्यूशन, शन लगा ना, TION या ION लगा है लास्ट में, क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट तो क्या होगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। अगर दिल्ली, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है कि नेम ऑफ अ प्लेस है। अगर नेम ऑफ अ प्लेस है तो ये काय की कैटेगरी में आएगा? अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएगा। लव क्या है? लव सबको पता है कि लव एक फीलिंग है। FAQS से अगर हम समझें तो फीलिंग है, फीलिंग है तो एब्स्ट्रैक्ट है, और एब्स्ट्रैक्ट है तो ये भी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। ये पूरी लिस्ट है वर्ड्स की। आप लोगों से इसको देख के आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल को कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या रूल्स हैं, और कैसे उसके साथ आगे बढ़ना है। फिर से एक छोटी सी बात, अनकाउंटेबल आपका जो होता है वो प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर ही होता है। तो अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन नथिंग, कुछ नहीं होता ये। आगे बढ़ते हैं PPT की तरफ। तो नाउन की जेंडर की बात करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। और अभी आप लोग देखेंगे कि आप लोग फंसेंगे इसमें। मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, चीजें कराऊंगा, आप लोग इसमें फंसेंगे, और तब आपको समझ में आएगा कि जनरल भाषा में जो बोली हुई चीजें होती हैं और ग्रामर के अकॉर्डिंग चीजें बहुत डिफरेंट होती हैं। सो अगर हम लोग जेंडर की बात करें तो 3 बेसिक जेंडर हम लोग को पता है। मैस्कुलिन, फेमिनिन जो कि फीमेल डिनोटिंग है, मैस्कुलिन मेल डिनोटिंग, और न्यूटर जो कि ऑब्जेक्ट्स और नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट करता है। ठीक है, ये सबको पता है, ये बच्चों वाली बात हो गई। एक और जेंडर होता है जो कि कॉमन जेंडर कहलाता है। कॉमन जेंडर में क्या है? जो कि मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है, जैसे टीचर, डॉक्टर, एडवोकेट या जज। भाई एक डॉक्टर फीमेल भी हो सकता है और मेल डॉक्टर भी हो सकता है ना? यही तो बोलते हैं हम लोग, मेल फीमेल डॉक्टर, है ना? और अगर टीचर की बात करें तो मेरी तरह मेल भी हो सकता है और किसी और की तरह फीमेल भी हो सकता है। तो ये कॉमन जेंडर है। अब हम लोग की सबसे बड़ी बात ये है कि अगर एक टीचर है मान लीजिए, सो बिना देखे या बिना, अगर आपको वहां नहीं दिया है तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो मेल है या फीमेल है? आइडेंटिफाई कर दिया तो उसके आगे क्या लगाना है, तो उसकी बात हम लोग करेंगे अब। देखिए, हाउ टू डिसाइड द कॉमन जेंडर इज अ मेल और फीमेल, पहले तो ये है। सो
उसके दो तरीके हैं, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, अगर किसी पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है तो उसके आगे क्या लगेगा, मेल और फीमेल लगेगा। और अगर किसी किसी के प्रोफेशन, रैंक, टाइटल या जॉब की बात हो रही है, जॉब से रिलेटेड बात हो रही है, किसी के रैंक की बात हो रही है, किसी के टाइटल की या प्रोफेशन की बात हो रही है, तो वहां मैन या वुमेन आगे लगेगा। आगे लगेगा मतलब क्या है, प्रीफिक्स है, ये क्या है, ये है प्रीफिक्स। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब पहला एग्जाम्पल में ये कह रहा है कि यहाँ सोल्जर है। सोल्जर क्या है, अ ग्रुप ऑफ, सॉरी, आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर। सोल्जर क्या है, वो बंदा या वो इंसान जो कि आर्मी में जाता है, हमारे देश की रक्षा करता है। तो सोल्जर एक प्रोफेशन है। अगर ये एक प्रोफेशन है तो इसके आगे क्या लगना चाहिए, मैन सोल्जर। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। मेल सोल्जर नहीं होता है। अब आप लोग देखिए गलती करते हैं अक्सर ना, मेल सोल्जर, मेल डॉक्टर। भैया अगर प्रोफेशन है तो हमेशा मैन या वुमेन यूज करेंगे आगे। देखते हैं नेक्स्ट, डॉक्टर है, प्रोफेशन है, आगे क्या लिखा है, फीमेल। भैया सही होगा गलत होगा, ये गलत होगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर वुमेन डॉक्टर होगा, अगर ये फेमिनिन की कैटेगरी है। उसके बाद विजिटर क्या है, क्या विजिटर कोई प्रोफेशन है, बिल्कुल नहीं। क्या कोई रैंक है, बिल्कुल नहीं। क्या टाइटल है, क्या जॉब है, बिल्कुल नहीं। प्रोफेशन, अरे विजिटर आपका क्या है, एक पर्सन का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैं आपके यहाँ एज अ गेस्ट गया तो आपके लिए मैं गेस्ट हुआ ना, ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मैं गेस्ट हूं आपका। वैसे ही विजिटर भी एक तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उसके आगे क्या लगना चाहिए, मैन नहीं, मेल विजिटर कहते हैं हम लोग। मैन विजिटर कुछ नहीं होता है। अब टीचर की बात करते हैं तो टीचर क्या है, टीचर एक प्रोफेशन है। इसके आगे लेडी लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। हम लोग बोलते हैं ना लेडी टीचर, जेंट्स टीचर, गलत है ये सब। क्या होगा आगे उसके, वुमेन टीचर। लास्ट में इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर होता है जनरली। इंस्पेक्टर क्या हो सकता है भाई, या तो क्या हो सकता है, या तो फेमिनिन हो सकता है या तो मैस्कुलिन हो सकता है। अगर ये प्रोफेशन को डिनोट कर रहा है, ये प्रोफेशन को डिनोट कर रहा है तो यूज क्या होगा इसके आगे, मैन या वुमेन यूज होगा। तो ये काट दो, इसके आगे लिखो क्या, वुमेन। वुमेन इंस्पेक्टर होता है, फीमेल इंस्पेक्टर नहीं होता है, याद रखिएगा। अब हम लोग क्या बात करते हैं, पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन क्या है, क्या ये कोई प्रोफेशन है, बिल्कुल नहीं। रैंक, टाइटल, जॉब नहीं है। पेडेस्ट्रियन किसी का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। पेडेस्ट्रियन क्या होते हैं, जो सड़क पे चलते हैं, जो रोड पे चलते हैं, या जो साइड पाथवेज पे चलते हैं, उन्हें पेडेस्ट्रियन कहते हैं। तो पेडेस्ट्रियन एक पर्सन का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट करता है। अगर वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट करता है तो क्या आगे यूज होगा, मेल या फीमेल यूज होगा। यहाँ पे वुमेन कट जाएगा, क्या होगा बताइए, फीमेल होगा, फीमेल पेडेस्ट्रियन, ये इसका होगा। अब ये चीजें आपके साथ मैंने शेयर की हैं पूरी, और ये इसका पूरा सिनेरियो है कि क्या कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किसके आगे मैन लगाते हैं। आपके पास सेंटेंस में आएगा, लिखा होगा वहां पे एरर में फीमेल डॉक्टर, और आप लोग को लगेगा बिल्कुल सही है, करेक्ट है, फीमेल डॉक्टर ही तो बोलते हैं सब लोग ऑब्वियसली। जनरल भाषा में जेंट्स डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर, मेल डॉक्टर, यही तो बोलते हैं, ये थोड़ी बोलते हैं वुमेन डॉक्टर। लेकिन एग्जैक्टली ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या है, वुमेन डॉक्टर होगा, ना कि फीमेल या मेल डॉक्टर। अगर मेल मैस्कुलिन है तो यहाँ पे क्या होगा, मैन डॉक्टर होगा, ना कि मेल डॉक्टर, याद रखिएगा। कहीं भी प्रोफेशन, रैंक, टाइटल या जॉब की बात होगी तो आगे हम लोग यूज करेंगे मैन या वुमेन। कहीं पे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होगी तो हम लोग यूज करेंगे मेल या फीमेल, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लास स्लाइड है आज की फिलहाल जहां तक, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको समझना बहुत जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग फर्दर टू द नाउन चैप्टर्स। क्योंकि अब जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी उससे आपके क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं और एग्जामिनेशन में उससे सवाल भी आते हैं पूर्णतः आपके, ठीक है, याद रखिएगा एग्जामिनेशन में सवाल आते हैं उससे, और वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ तक का आपका बेसिक था, ये बेसिक का एक एक्स्ट्रा पार्ट है जो हम लोगों को पढ़ना है, पता होना चाहिए, क्योंकि इसको बिना पढ़े हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे चीजें क्या हैं क्या नहीं है। तो अगर हम नाउन की केस की बात करें अगर हम नाउन की बात करते हैं, नाउन की केस की बात करते हैं, नाउन की केस में क्या होता है कि जब कभी भी हमें चीजों को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं नाउन में, उसमें एस या ई एस ऐड कर देते हैं।
तो वो नाउन सिंगुलर से प्लूरल बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल चेयर, चेयर है एक कुर्सी, और अगर आपको मल्टीपल प्लूरल में चेंज करना तो क्या करते हैं, चेयर्स लगा देते हैं, एस लगा देते हैं आगे, जैसे यहाँ लगाया है। वहीं पे अगर आपका बेंच दिया है तो बेंच को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं आप लोग, इसमें भी आप लोग एस या एस लगा देते हैं ना, ये देखिए लगा है, तो ये प्लूरल में कन्वर्ट हो गया। अब वर्ब में क्या होता है, गेम यहीं पे शुरू होता है। नाउन का तो सबको पता है, वर्ब का इसका उल्टा होता है, जस्ट वाइस वर्सा होता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर कोई वर्ब है जिसमें एस या ईएस लगा है तो वो सिंगुलर होगी ना कि प्लूरल होगी, और उसको अगर हमें प्लूरल में चेंज करना है तो उसमें से एस या ईएस रिमूव करना पड़ेगा। एस या ईएस क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तब वो प्लूरल में चेंज होगी। जैसे राइट्स इज अ सिंगुलर फॉर्म एंड राइट इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। वहीं वॉक्स इज अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब और वॉक इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हमेशा याद रखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है वर्ब के रिगार्डिंग में। इसको आप लोग पॉइंट बना के जरूर लिखिएगा और नोट्स अपने प्रॉपरली बनाइएगा, ताकि ये चीजें जब भी आप रिवाइज करें तो इसी तरीके से रिवाइज करें। मैंने इसको पॉइंटर्स में इसीलिए कन्वर्ट कर रखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक छोटा सा नोट यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भाई जो बात मैंने आपको ऊपर बताई कि सिंगुलर होगा तो सिंगुलर चलेगा और प्लूरल होगा प्लूरल चलेगा। मतलब क्या है इसका, अगर कोई आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। और अगर आपका कोई सब्जेक्ट प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो उसके साथ जो वर्ब होगी आपकी वो भी प्लूरल ही हो जाएगी। याद रखिएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगी। अब सवाल ये उठता है कि ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या होते हैं। देखिए, आपके जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं ही, शी और इट, ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद आपके प्लूरल सब्जेक्ट में आता है आई, वी, यू, दे, ठीक है। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है आपकी, ये वर्ड आई, याद रखिएगा। ये जो आई है आपका, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आई तो मैं खुद को डिनोट कर रहा हूं। अगर मैं खुद को डिनोट कर रहा हूं तो ये सिंगुलर आना चाहिए, मैंने उसको प्लूरल में लिख रखा है, तो ये तो गलत हो जाएगा इस हिसाब से। लेकिन नहीं, ये गलत नहीं है, ये सही है। आई एक प्लूरल फॉर्म होता है, लेकिन इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन भी है। हम लोग इसको सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं। कब यूज कर सकते हैं, उसके साथ एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है जरा देखते हैं, आइए। ये कंडीशन है उसकी। एक्सेप्शन क्या है कि आई को हम लोग सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं। कब यूज कर सकते हैं, जब एम या वॉस के साथ लगा रहे हो तो आई को एज अ सिंगुलर बिहेव करेंगे। मतलब एम या वॉस के आगे अगर लगा रहे हो तो आई हमारा सिंगुलर होगा, और बाकी किसी के भी आगे लगा रहे हो तो हमारा प्लूरल होगा। ये बात याद रख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे आई हैव, आई हैज, ये प्लूरल है। आई डू, आई डज प्लूरल, आई राइट, आई राइट्स, ये सब प्लूरल की कैटेगरी है। लेकिन वही मैं लिखूं अगर आई एम तो ये सिंगुलर हो जाएगा इसमें आई, याद रखिएगा, ठीक है। आई वॉज, आई सिंगुलर हो जाएगा। तो आई जो है अपना रूप चेंज करता है अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल। अगर एम और वॉइस के साथ है तो सिंगुलर रहेगा, और वहीं अगर बाकियों के साथ है, किसी और वर्ब के साथ है, तो वो प्लूरल कैटेगरी में आएगा। जनरली हम इसको प्लूरल कैटेगरी में ही रखते हैं, सिंगुलर कैटेगरी में नहीं रखते हैं। कब रखते हैं, जब एम और वॉस के साथ यूज होता है तभी करते हैं, ठीक है। आज के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं, इसको यहाँ तक ही रखते हैं और चीज़ों को यही कंक्लूड करते हैं। यहाँ आपका बेसिक कंप्लीट हो गया नाउन का। अब नाउन का बेसिक आपका एक तैयार है, आप इसको एक बार रिवाइज करेंगे, इसको नोट्स बनाएंगे ताकि आपको चीज़ें और क्लियर रह जाएं। और कल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपसे कहूँगा अनकाउंटेबल, सिंगुलर, अनकाउंटेबल, काउंटेबल, प्लूरल, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नाउन के जेंडर्स की बात भी हो सकती है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और बीप के साउंड को इग्नोर करिएगा। और आज जो मैंने पढ़ाया उसका आप प्रॉपर रिवीजन करें, उसके नोट्स बनाएं। बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने आपको प्रोवाइड की है चीज़ें। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है बच्चों के मन में कि इसकी पीडीएफ कब मिलेगी, है ना। तो भाई पीडीएफ आपको तुरंत नहीं मिलेगी, पीडीएफ आपको एटलीस्ट
एक हफ्ते बाद मिलेगी। उसकी क्या वजह है ये भी मैं बता दूं। उसकी एक बहुत ही सिंपल सी वजह है कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपने ऐसे करके देखा होगा वीडियो, आप ऐसे ही करके पीडीएफ देखेंगे और उसके बाद ऐसे ही करके सब भूल जाएंगे। तो ऐसे करके कुछ नहीं भूलना है। आपने देखा, बहुत अच्छी बात है, अब आप इस वीडियो को फिर से देखिए 2x की स्पीड पे या 1.5 अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, एंड उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। आप नोट्स बना लेंगे, आपको पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया जाएगी फॉर रिवीजन पर्पसेस। लेकिन नोट्स आपके पास होंगे तो जो आपको चीज़ें रिटेन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। खाली पीडीएफ देखेंगे तो आप गायब हो जाएंगी चीज़ें, आप कहेंगे सर यहाँ तो ये गलत है। बहुत सी चीज़ें मैंने चेंजेस की हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिए बहुत से एररफुल सब्जेक्ट भी हैं। अगर मैं पीडीएफ दूंगा तो ऑब्वियसली उसमें ये चीज़ें नहीं होंगी तो आप ये समझेंगे ये गलत है, ये सही है, सारे सही हैं, आप गलत दिशा में चले जाएंगे। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आप पीडीएफ मैं आपको लेट प्रोवाइड करूंगा, थोड़ा तुरंत नहीं प्रोवाइड होगी, एटलीस्ट 1 वीक बाद प्रोवाइड होगी इसकी पीडीएफ। और आप इसके नोट्स बनाइए, चीज़ों को प्रिपेयर कीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। बिकॉज दिन देखने में ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन सब्जेक्ट बड़ा है, कम नहीं है, टॉपिक्स काफ़ी हैं इसमें, चीज़ें पढ़ने में समय लगेगा, समझने में समय लगेगा। बिकॉज हम लोग रट्टाफिकेशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम लोग फोकस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल लर्निंग पे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने करवाऊंगा कि आपका बाहर से कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आई थिंक। ठीक है, एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। लास्टली मैं एक चीज़ कंक्लूड करना चाहता हूँ कि कोर्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल शेयर करूँ आपसे, कि क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा, जिन बच्चों को नहीं पता है कि क्या चीज़ें हैं कैसे हैं। तो हमारा कोर्स जो है वो 4999 का है, जिसको आप दो तरीके से पे कर सकते हैं। एक वन टाइम पे कर सकते हैं फुल पेमेंट, और एक 2 EMI में पे कर सकते हैं। इस पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं लगेंगे, ये बिल्कुल सिंपल है। 2500 की 2 EMI बनेंगे, सिंपल आप पे कर सकते हैं। इसमें हम आपको क्या क्या दे रहे हैं, तो पहले हम आपको 200+ आवर्स का कंटेंट दे रहे हैं जो कि मैं पढ़ाऊंगा खुद, मैं LR वाले सर, कौन सेम सर पढ़ा रहे हैं, तो वो चीज़ें आपकी रहेंगी। उसके बाद हम आपको वीकली टेस्ट प्रोवाइड करेंगे जो कि आपका 50% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद वीकली में होगा। अभी फिलहाल आपका 15 डेज पे होगा, बिकॉज जब तक सिलेबस नहीं कंप्लीट होने का टेस्ट लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। सेकेंडली, आपको एक व्हाट्सएप डेडिकेटेड ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जो कि आपको कंसर्न्स आपके कोई भी अगर होंगे, या कोई भी आपको चीज़ पूछनी होगी, या आपको कोई चीज़ बतानी होगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें, या कुछ भी पूछना बताना होगा, तो वो आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू काम हो जाएगा। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि हम आप लोग आपको ई बुक प्रोवाइड करेंगे। किसकी प्रोवाइड करेंगे? हम लोग LR की और क्वांट्स की प्रोवाइड करेंगे। वर्बल एबिलिटी की ई बुक आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वर्बल एबिलिटी में मैं खुद इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूँ कि इसकी ई बुक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। प्लस ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसमें मैं जितने आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करके करवाऊँ, आपको बेहतर समझ में आएगा। मैं आपको 10 क्वेश्चन दे दूंगा, आप फिर पूछेंगे, कोई लॉजिक नहीं बनता उसका। टॉपिक के साथ हम लोग चीज़ें कवर करते चलेंगे, मोर देन इनफ क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। इसमें मैंने खुद ई बुक के लिए इसमें मना किया है, तो ई बुक को रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी नहीं। फिलहाल आपको अगर क्वेश्चन लगाने हो तो मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करूंगा फर्दर, आप उन बुक से उसको रिफर करके क्वेश्चन लगा सकते हैं अगर आपको और प्रैक्टिस करने का शौक है तो ये सिंपल कुछ फीचर्स थे कोर्स के बारे में जो आपको यहाँ पे मिले हैं। इस वीडियो के स्टार्ट में आपको एक नंबर प्रोवाइड होगा, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर प्रोवाइड होगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें या कॉल करें, चीज़ों को डिस्कस करें और अपनी कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और इस पर कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं देंगे हम लोग, बिकॉज ये ऑब्वियसली ये बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे प्रोवाइड किया गया है। अब ये मत कहिएगा दिवाली डिस्काउंट, दशहरा डिस्काउंट, फलाना डिस्काउंट, नमक, ये चीज़ें नहीं है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ये 5th पॉइंट है आपका, कि भाई जो टेस्ट सीरीज है ना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पहली बात तो मिल जाएगा। ठीक है, उसकी ऐप डिफरेंट है क्योंकि वो टेस्ट सीरीज ही हम लोगों ने अलग बनवाई है। अब अलग से बनवाई है तो हम आपको इस कोर्स के साथ वो टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं, फिर भी हम लोगों ने टेस्ट सीरीज की प्राइस बहुत ही नॉमिनल रखी है। आप लोग इस चीज़ के लिए या तो व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर लें, या फिर ऐप पे जाके सीधे चेक कर लें, दोनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल हम लोग मिलेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, मैं आपको आगे दिखा दूं क्योंकि पिपड़ी का पार्ट है वो। सिंगुलर से प्लूरल में नाउन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, उसकी क्या थिंकिंग है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, चीज़ें हैं, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और अब से क्लास रेगुलर होंगी बिकॉज मैं अपने चीज़ें कंप्लीट करके वापस आया हूँ, अब ये कोर्स कंप्लीट करके ही जाऊँगा। आप लोग रेगुलरली इस पे आएँ, चीज़ें मेंटेन करें,
और अपनी तैयारी शुरू करें अगर नहीं शुरू की है, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट ऑफ, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड गुड नाइट।